हेलो 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 हेलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हो चुका हूँ साइंस की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और ये एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली क्लास है जिसमें हम लोग साइंस के कॉन्सेप्ट्स को लगातार जानने समझने का प्रयास करते हैं। और अभी इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के बुक को डिकोड कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतुओं में प्रजनन या जंतुओं में जनन के कॉन्सेप्ट को समझना है। और इस कॉन्सेप्ट को समझ करके आप बहुत सारे एग्जाम में इससे लाभ उठा सकते हैं प्रश्न के लिहाज से। अगर आप सीटेट पेपर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है तो साइंस ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस निश्चित तौर पर यहाँ पढ़ना है तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 वाले हैं, यूपी टेट वाले हैं, या फिर रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, डी ट्रिपल एस बी हो या फिर यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में साइंस पढ़ने के दृष्टिकोण से ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है, ये पहला पार्ट है इसका। और इसमें हम लोग प्रजनन के महत्व और उसके कैटेगरी को, उसके टाइप्स को, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इस बुक के हिसाब से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है सबके ऊपर हम बातचीत करेंगे, उसको समझना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। साइंस बाय सुमित सर ये यूट्यूब चैनल है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस चैनल के लिए। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए अब काम की बात कर लेते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन या जनन या जिसे हम प्रजनन भी कहते हैं, संतान की उत्पत्ति का ये कॉन्सेप्ट है। और लाइफ जिसे हम जीवन कहते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रोसेस के कारण आगे बढ़ता रहता है। माता पिता से संतान का उत्पन्न होना, फिर उनसे अगली पीढ़ी के संतान का उत्पन्न होना, ये प्रोसेस चलता रहता है। तभी तो जीवन की सततता या जीवन की कंटिन्यूटी लगातार बनी रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है कि जनन यानी कि रिप्रोडक्शन किसी जाति स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कल्पना कीजिए कि यदि किसी जीव में प्रजनन ही नहीं होता है, संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया ही नहीं होती है, तो आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन ऑब्वियसली एक विशेष महत्व है जनन का, क्योंकि अगर जनन नहीं होगा तो लाइफ की कंटिन्यूटी आगे नहीं बढ़ेगी। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवन की गतिशीलता को बनाए रखने की प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करता है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन की विधियों की बात करें, तो देखो, प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल रिप्रोडक्शन होता है। ऑल्दो ये हमारा जो टॉपिक है अभी, इसमें हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत पहले की क्लास में हम लोगों ने प्लांट के बारे में भी पढ़ा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर मैं एनिमल की बात करूं या इवन प्लांट की बात करूं, दोनों के लिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं, कक्षा 7 की बात हो रही है। लेकिन इस अध्याय में अभी फिलहाल प्लांट की बात नहीं करेंगे, है ना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, चीता, टाइगर से लेकर के तमाम तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना, उसमें प्रजनन किस प्रकार का होता है। और जैसे हमने प्लांट के बारे में बात की है या हमने प्लांट के बारे में समझा है, आगे और भी हम डिस्कस करेंगे कि दो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। वहां एनिमल में भी यही होगा। एक होगा लैंगिक जनन और दूसरा होगा अलैंगिक जनन। क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड मोड्स एंड एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये थोड़ा सिंपल किस्म का रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, छोटे जीवों के लिए ये बहुत सरल होता है। तो इसके ऊपर भी आगे हम बात करेंगे। तो कहने के लिए सेक्सुअल मोड हो या रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मोड हो, दोनों को हमें पढ़ना है। और शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले किससे करेंगे, लैंगिक प्रजनन यानी कि पहला जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसे कहीं ना कहीं एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में, ये सिंपल नहीं है। इसके ऊपर यहां से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कक्षा 7 में हमने पौधों के जनन के विषय में पढ़ा है, इसे याद करने का अगर हम प्रयास करेंगे
तो आपको याद होगा कि जो लैंगिक जनन करने वाले पौधे होते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो प्लांट होते हैं ना, उसमें नर और मादा जननांग या जननांग भाग होते हैं फ्लावर में। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट याद है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी याद करो। नहीं याद है तो थोड़ा सा सोचने का प्रयास करो कि आपने पढ़ा है। या फिर एंथर फिलामेंट याद करो, मतलब मेल फीमेल पार्ट तो होता ही है ना फ्लावर में, वैसे एनिमल में भी होगा। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? अभी बताना नहीं है, याद करो। और फ्लावर की जब बात करेंगे, प्लांट की बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चूंकि 7th क्लास का विषय है तो ये आपको बोला जा रहा है, क्योंकि हम 8वीं क्लास के बुक को डिकोड कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा वो याद करो, ठीक है। लेकिन अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं, जंतुओं की बात कर ली। एनिमल्स की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता है एनिमल में भी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी होते हैं, और उनके अपने विभिन्न रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पौधों की तरह जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं, जो फ्यूज होकर के जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं, और यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें मेल और फीमेल युग्मक संलयित होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। और मनुष्य इसी का एग्जाम्पल है। मतलब क्या बोला गया है, देखो सिंपल सी बात है कि मेल है और फीमेल है, ये बात तो हम लोग अच्छे से जानते हैं ना, दो कैटेगरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल के अपने गैमेट और फीमेल के अपने गैमेट, ठीक है। युग्मक, ये जो पिछले स्लाइड पे लिखा गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। गैमेट मतलब जैसे मेल में क्या होता है, मेल की खासियत है स्पर्म, इसका जो रिप्रोडक्टिव सेल है शुक्राणु, तो इसी से गैमेट बनेगा ना। और फीमेल की क्या खासियत होती है? ओवम, अंडाणु, तो इसके गैमेट्स। यानी शुक्राणु और अंडाणु के गैमेट्स जब फ्यूज्ड होते हैं तो एक फुल सेल बनता है, इसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट यानी कि युग्मनक इसको कहते हैं, युग्मक के कॉम्बिनेशन से युग्मनक बनता है, और यही आगे एक बेबी का रूप ले लेगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका यही मतलब है कि इसमें मेल गैमेट, ये ऐसे देख लो ना, पुरुष में शुक्राणु, ये रिप्रोडक्टिव सेल है, और महिला में फीमेल स्पर्म कहां से होता है? एग, अंडाणु, ठीक है। तो मेल स्पर्म और फीमेल एग, ये समझ लीजिए इसी से गैमेट बनता है, ठीक है। दिस इज समथिंग गैमेट, ठीक है। युग्मक इसको कहते हैं, युग्मक, इसको युग्मक कहा जाता है, स्पर्म एंड ओवम। अब क्या हुआ? स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं, मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो उसके मिलने से एक कंप्लीट सेल बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बनता है, युग्मनक या युग्मनज जिसको कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब मेल और फीमेल, ये देखो पौधों की आती है, क्या लिखा हुआ है? जंतु में भी मेल और फीमेल युग्मक बनाते हैं, ठीक है, गैमेट बनता है, जो फ्यूज होकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। और यही युग्मनज, यही जाइगोट एक नए जीव के रूप में, देखो ये जाइगोट क्या है, युग्मनज जिसको हम कहते हैं, एक सेल है, कंप्लीट सेल, सिंगल सेल है, और इसी से लाइफ की शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि एक प्राणी, मनुष्य की बात करें तो वो किस रूप में इस दुनिया में आता है? तो मेल स्पर्म और फीमेल ओवन के कॉम्बिनेशन से जो कंप्लीट सेल बनता है वो जाइगोट होता है, और ये एक सेल है, और यही आगे एक इंडिविजुअल लाइफ के रूप में विकसित होगा, क्योंकि ये जो जाइगोट है ये अब एक सिंगल सेल है ना, जैसे ये जाइगोट है तो ये सिंगल सेल, अब ये डिवाइड होगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, ये चलता रहेगा। उसी के क्रम में, विकास के क्रम में ये जाइगोट विकसित होके एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण ही आगे विकास की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक मैच्योर बेबी यानी शिशु का रूप ले लेगा, और फिर फीमेल बॉडी से बाहर आता है। तो इस तरीके से बेसिक प्रोसेस चलता है। तो ये आप जानते हैं, यानी लाइफ की शुरुआत जाइगोट से हुई, और जाइगोट बना है स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से। और कहते हैं, आगे आप पढ़ोगे भी, कि फीमेल बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनने की ये जो प्रक्रिया है ना, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन वो प्रक्रिया है जिसमें मेल स्पर्म के गैमेट और फीमेल ओवम के गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं।
उस क्रम को आगे हमें समझना, और इसी क्रम में स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने के लिए पहले हमारे सामने एक सिस्टम दे दिया गया है कि चलो मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन से बेबी संतान बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन पढ़ लो थोड़ा सा। तो देखो मेन चीज क्या है, पुरुष प्रजनन अंग में सबसे जो मेन ग्लैंड है, जिसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं, पुरुषों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वृषण ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज समथिंग टेस्टिस ग्लैंड, और इसी से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए सबसे मेन है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड ग्लैंड। स्पर्म एक इधर एक पेयर होता है, तो टेस्टिस ग्लैंड है मेल का, और ये एक डक्ट है, ठीक है, टेस्टिस से लगा हुआ है, ये पाइप है, तो स्पर्म बनता है यहाँ है, और इसी पाइप के थ्रू आगे बढ़ता है, एंड देन फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, और फिर वो ओवम से फ्यूज होकर के एक तरीके से हम क्या कहते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव अंगों में एक पेयर टेस्टिस ग्लैंड होता है, एक पेयर यानी कि दो स्पर्म डक्ट होता है, और एक लिंग होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पहले से ही पता है, टेस्टिस ग्लैंड एंड देन डक्ट, और इसी से टेस्टिस ग्लैंड से स्पर्म बनते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है कि जो टेस्टिस, वृषण हिंदी में इसको कहते हैं, टेस्टिस जो है ना, ये मेल गैमेट उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं। तो ये बात इंग्लिश में भी लिखी है, देख लो, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस ग्लैंड, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, यानी टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और मिलियन ऑफ स्पर्म्स कहते हैं कि टेस्टिस में लाखों की मात्रा में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, और ये एक तरीके का सेल है, शुक्राणु कोशिका है। चित्र में अभी मैं दिखाऊंगा कि ऑल्दो स्पर्म सेल जो मेल के लिए होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका अपना स्ट्रक्चर होता है, इनका अपना कैटेगरी होता है, और ये एक सेल है, मिलियंस की संख्या में स्पर्म जनरेट होता है, बट इट्स अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सेल, वी कैन से। बहुत छोटा होता है देखा जाए तो, लेकिन स्टिल इसका हेड पार्ट होता है, इसका मिडिल पार्ट होता है, और इसका टेल पार्ट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि ये आगे तैरते हुए ये आगे बढ़ेगा, ये टारगेट तक इसको बढ़ना होता है, ओवम तक बढ़ना होता है, तो इसीलिए इसका डिजाइन नेचर ने ऐसा बनाया है पूंछ जैसा कि ये चले, इससे इसका मूवमेंट होता रहता है देखा जाए तो। उसी तरीके से ये तो मेल की बात हो गई, ठीक है ना, इसमें मेन चीज है स्पर्म बनना, और इसके कुछ पार्ट हमने अभी देखे। अगर फीमेल की बात करें, ये दूसरा पार्ट हो गया। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे मेल में टेस्टिस ग्लैंड होता है ना, जहां से स्पर्म बनता है, उसी तरीके का फीमेल रिलेटेड जो ग्लैंड है, इसको ओवेरी कहते हैं, अंडा से ये ग्रंथि है। अब इस ओवेरी में क्या होता है भाई साहब, ओवेरी या अंडाशय में एग सेल का प्रोडक्शन होता है, एग यानी कि ओवम, अंडाणु कोशिका, ठीक है, जैसे पुरुषों में शुक्राणु वैसे महिलाओं में अंडाणु, तो ये यहां बनता है, ठीक है। और इसके बाद ये देखो, ओवेरी के बाद आप ये एक पाइप देख रहे होगे, ये वाला इस तरीके का, ये जो पाइप है, इधर भी उधर भी, ओवेरी एक पेयर हो गया, इधर भी है और इधर भी, इसको ओविडक्ट कहते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। देखो होता क्या है, जब एग मैच्योर होता है ना, ठीक है, तो जैसे एक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फीमेल बॉडी से हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज होना शुरू होता है, ठीक है ना। जैसे ये ओवेरी है, मान लो इससे, या फिर इससे भी मान सकते हो, किसी एक से, है ना। तो ये अगर जो मेच्योर एग अगर यहां से रिलीज हुआ, ठीक है, तो यहां से ये यहां पहुंचेगा फेलोपियन ट्यूब में, और अगर इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म आया बॉडी में, तो ये स्पर्म का डिजाइन ही ऐसे होता है कि ये आगे बढ़ता है, मूव करता है, सपोज इधर भी गया इधर भी गया, और मान लो यहाँ पे क्या है, मेच्योर एग है। अब ये स्पर्म पहुंचते 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 अगर यहां पहुंच गया, दैट मीन्स ये एग है फेलोपियन ट्यूब में मेच्योर, और बाहर से मान लो स्पर्म आ गया, दोनों हिट कर गया, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, निषेचन, निषेचन बोलते हैं भाई साहब। अगर निषेचन हो गया, एग और स्पर्म मिल गया, कहां पे, ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी एक सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं कि निषेचन कहां होता है, ओवेरी में नहीं होता है, ओवेरी का काम है एग प्रोड्यूस करना, निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। और निषेचन यानी
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है आपको भी पता है, जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट आगे फिर अब थोड़ा सा एम्ब्रियो बनेगा और थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि इसको ग्रो यहाँ पे करना है, इस जगह पे, इसको यूट्रस कहते हैं। ये वाली जो जगह है ना, ये एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए होता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बना और कुछ समय के बाद ये एम्ब्रियो प्रॉपर तरीके से इस यूट्रस में इम्प्लांट होता है, सही तरीके से इम्प्लांट हो गया, यूट्रस में स्टैब्लिश्ड हो गया। तो समझ लो अब इस एम्ब्रियो का प्रॉपर विकास यहाँ होगा और यही एम्ब्रियो एक पर्टिकुलर बेबी बन जाएगा और फिर बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक पेयर ओवेरी, एक पेयर ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब और एक यूट्रस होता है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवेरीज, ओवेरी ग्लैंड है, ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड देन यूट्रस, एम्ब्रियो यहाँ पे जब स्टैब्लिश्ड होता है ना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे एक्चुअली एम्ब्रियो बेबी के रूप में विकसित होता है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, ये याद रखिएगा। कहते हैं जो ओवेरी होता है, अंडाशय, ये फीमेल गैमेट उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवम यानी एग सेल कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। जैसे मेल में स्पर्म जनरेट होता है ना, वैसे ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा यानी एग। और मानव स्त्रियों में अगर हम बात करें तो प्रत्येक महीने, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित एग अथवा डिम ओव्यूलेट होती है, निर्मोचित होती है अंडवाहिनी में रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर प्रजनन की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अपसेस के रूप में बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। और कहते हैं कि ओविडक्ट यानी यहाँ पे निषेचन तो हुआ, लेकिन बेबी का विकास जिस जगह पे होता है उसको यूट्रस कहते हैं, तो उसको हम गर्भाशय कहते हैं। ये शिशु का विकास यही होता है। और शुक्राणु स्पर्म की तरह ओवम भी एक सेल है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये ह्यूमन ओवम सेल का एग्जाम्पल है, और स्पर्म वाला ऐसे कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये एक्चुअली में एक सेल है, ये भी सेल है, स्पर्म भी सेल है, इसको रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब इस बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बूझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे यानी एग का साइज अलग अलग होता है, हाँ ठीक बात है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, एग सेल अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें, फीमेल की बात करें, ह्यूमन में फीमेल बॉडी के अंदर जो एग सेल रिलीज होता है, एग सेल, ये तो बहुत छोटा होता है ना, टू स्मॉल। लेकिन मुर्गी के अंडे, वो भी एक सिंगल सेल है लेकिन वो काफी बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे काफी बड़ा होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेल वाले क्लास में, ठीक है ना। तो ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। इंसान में जो फीमेल बॉडी में एग सेल प्रोड्यूस होता है वो काफी छोटा होता है, एक सिंगल सेल है, बहुत माइनर सेल है ना। और ऑब्वियसली मैं निषेचन शब्द को कई बार बोल चुका हूं, तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। मेल स्पर्म, ठीक है, और फीमेल ओवम, जब एग सेल रिलीज हो गया है फीमेल और फैलोपियन ट्यूब में, और उसी दौरान अगर स्पर्म आ गया तो फिर फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा और यही लाइफ की शुरुआत है, ऐसे समझ लो। जाइगोट बनने की ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन होता है, और ये कहाँ होता है, ये यूट्रस में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ये ओवेरी में भी नहीं होता है, बल्कि फैलोपियन ट्यूब में होता है भाई साहब, यहाँ होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जनन प्रक्रम का ये पहला चरण, सोफिस्टिकेटेड चरण इसको कहते हैं, कि शुक्राणु और अंडाणु संलेत होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, यानी स्पर्म ओवम के संपर्क में आते हैं, तो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होकर के एक फुल सेल बनाते हैं, और इस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं, और इसी से आगे जाइगोट बनता है। ये मैं बहुत बार समझा चुका। तो जाइगोट वो सेल है जिससे नए लाइफ की शुरुआत होती है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यही जाइगोट आगे एम्ब्रियो या भ्रूण बनेगा, और यही एम्ब्रियो आगे विकास के क्रम में बेबी बनेगा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन एक और बात जो आपको यहाँ पे समझनी है कि फर्टिलाइजेशन जो यहाँ इंसान के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ये निषेचन बॉडी में होता है।
अगर बॉडी के अंदर हो, फीमेल ट्रैक्ट के अंदर हो, तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इंसान के लिए निषेचन की यह प्रक्रिया आंतरिक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इंटरनल या आंतरिक शब्द का जिक्र कर रहा हूं, तो क्या निषेचन की प्रक्रिया किसी जीव के लिए बाहरी भी होती है? बिल्कुल होती है। निषेचन दो तरीके के हो सकते हैं। अगर निषेचन के प्रकार की बात करें तो ऐसे सिंपली समझ लो, दो तरह के होते हैं। ये एक है आंतरिक, जो अभी हमने देखा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब इसी का एग्जाम्पल है, जिसमें बॉडी के अंदर, बॉडी में मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये आंतरिक है, मनुष्य इसका एग्जाम्पल है। और इवन कुत्ता, बंदर, ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। बॉडी के अंदर फीमेल जीव के अंदर होता है। लेकिन एक उदाहरण बाहरी निषेचन का भी होता है। जैसे मछली, मेढक की बात करें तो बाहरी निषेचन में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट अपने अपने जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं, स्पर्म ओवम जो भी है, वो ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। जैसे मछलियों की बात करें तो ये पानी में छोड़ देते हैं। और ये मेल गैमेट, फीमेल गैमेट मछली के शरीर के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर नहीं, बल्कि ओपन एनवायरनमेंट में ही फ्यूज होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को, ये मछली वाला जो एग्जांपल है, इसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर इंटरनल है। तो ये आपको याद रखना है। और ये पॉइंट जो हमने अभी पढ़ लिया है, उसी को यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि क्या आपको जानकारी थी कि युग्मनज एक नए व्यष्टि का प्रारंभ है। अब मुझे लगता है आप कहेंगे हाँ, ये तो अभी हमें पता चल गया है। डू यू नो दैट जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल? ये बोला था ना, नए लाइफ की शुरुआत होती है। तो नए लाइफ की शुरुआत जाइगोट से होती है। जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म और ओवम से बनता है। ठीक है ना? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ये तो आपको पता है। निषेचन के प्रक्रम में मां के एग सेल और पिता के स्पर्म का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण माता से तो कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। तो क्योंकि मदर प्लस फादर दोनों की भूमिका होती है, इसका स्पर्म और इसका ओवम जब फ्यूज होता है तभी तो जाइगोट बनता है। ठीक है? इसलिए जब जाइगोट से नया लाइफ बनेगा तो इसमें कुछ लक्षण मदर के होंगे तो कुछ लक्षण फादर के होंगे। कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, ये अपना साइंस है, इसको जेनेटिक्स में हमें पढ़ना होता है। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, ये पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? वह निषेचन, अब देखो ये इंटरनल निषेचन का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डेफिनेशन भी लिखा है। वह निषेचन जो फीमेल के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर और मुर्गी, ये सब इसी का एग्जाम्पल है। और बाहरी के क्या एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको बता दिया है। मछली वाला एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया फीमेल जंतु के शरीर के बाहर, निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि बॉडी के बाहर होता है। इन जंतुओं में निषेचन ओपन एनवायरनमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं पानी में हो सकता है, जल में होता है। और ये किस प्रकार संपन्न करवाते हैं? मछली और मेढक इसका एग्जाम्पल है। जैसे वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से झरने की ओर आते हैं। और जब नर तथा मादा आसानी से पानी में आते हैं ना, तो क्या करते हैं, मादा यानी फीमेल सैकड़ों अंडे पानी में छोड़ देते हैं। फीमेल पानी में छोड़ दिया इसने एग, ठीक है, सैकड़ों छोड़ दिए पानी में, ठीक है, छोड़ने दो। और फिर उसके बाद मेल साइड से भी छोड़ा जाता है और फिर वो बाहर ही फ्यूज होते हैं। मुर्गी की अंडी की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल भी होते हैं। जेली की एक परत अंडे को एक साथ रखती है और एक साथ ये अंडे मौजूद रहते हैं और इनकी सुरक्षा भी करता है। जैसे इस चित्र में आप देख लो, ये मेंढक के अंडे आपको दिख रहे हैं, ये बहुत सारे ओपन एनवायरनमेंट में होते हैं एक साथ और ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? मादा जैसे ही अंडे देती है, फीमेल ने अंडे दे दिया, ठीक है, मेल जो है उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। अब ये हमने देखा था ना यहाँ पे कि इसने दे दिया फीमेल ने, अब मेल जो है उस पे क्या करेगा, स्पर्म छोड़ देगा। ठीक है, चलो ठीक है, छोड़ दिया, बाहर ही हुआ ना ये। और प्रत्येक स्पर्म अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में ये
स्पर्म का डिजाइन ही ऐसे होता है कि ये तैरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। शुक्राणु जब एग के संपर्क में आते हैं तो इसके फलस्वरूप निषेचन यहाँ पे हो जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ, है ना। इस प्रकार का निषेचन जिसमें मेल और फीमेल युग्मक शरीर के बाहर, फीमेल के बॉडी के बाहर फ्यूज्ड होते हैं, उसे बाहरी निषेचन कहते हैं। मछली इसका एग्जाम्पल है, स्टारफिश जैसे जलीय जीव इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इट्स कॉमन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों निषेचन के कॉमन एग्जाम्पल है, और ये आप याद रख सकते हैं। और एक और प्रश्न कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है यहाँ पे कि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। ठीक है ना। देखो, मुर्गी की अगर हम बात करें, हैन की बात करें, तो पहली बात तो ये अंडे देते हैं, ये बात सही है, लेकिन इसका निषेचन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ये एग्जांपल है, बॉडी के अंदर होता है। इसका अपना साइंस है, इसको अलग से मैं समझाऊंगा, ठीक है। और मछली की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है। अभी यहां जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये कुछ और है। ये पूछ रहा है कि मछली या मेंढक जैसे जीव एक साथ बहुत सारे एग क्यों देते हैं, क्या कुछ रीजन है, नेचर ने उस तरीके का कुछ सिस्टम बनाया जिससे कि एक साथ ज्यादा एग देते हैं, या फिर बस कैजुअल है, कोई और रीजन नहीं है। देखो, ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब आपको यहां पे मिलेगा। देखो, यद्यपि जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, ये बात सही है। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन सभी अंडे का नहीं होता है, और वो सभी नया जीव नहीं बन पाता है। इसका कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल में गति करते रहते हैं। अगर कोई जंतु है, सैकड़ों अंडे उसने पानी में छोड़ दिया और स्पर्म भी अच्छे खासे सैकड़ों मात्रा में है, तो सब तो नए जीव में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये ओपन इन्वायरमेंट में गति करते रहते हैं, तो इसके खराब होने, खत्म होने, इसके किसी जीव के द्वारा खा लेने का भी तो खतरा होता है। वायु वर्षा से ये प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु होते हैं जो इन अंडों को खा लेते हैं। अतः अंड कोशिकाओं और शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पत्ति ये सुनिश्चित करता है कि कोई ना कोई तो मिल जाएगा। यानी नेचर ने एक प्लान के तहत क्या किया है कि इस तरीके के फर्टिलाइजेशन में चूंकि खतरा ज्यादा है, ओपन एनवायरनमेंट में अंडे छोड़ दिए, पानी में अंडे भी है और स्पर्म भी है। अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे जीव अंडे देंगे तभी शायद उसमें से एक दो चार इस तरीके के जीव फर्टिलाइज होकर के नए लाइफ की तरफ आगे बढ़े। बाकी तो बर्बाद ही हो जाएगा, कोई पानी में उधर चला जाएगा, किसी जीव के भोजन का शिकार बन जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए इस तरीके की ये व्यवस्था होती है कि जो बाहरी फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा खतरा ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे जीव के साथ आप देखेंगे कि इससे ज्यादा अंडे आते हैं ओपन एनवायरनमेंट में, और उसमें से एग और स्पर्म कुछ न कुछ तो फर्टिलाइज होंगे। चाहे मान लो 500 है तो उसमें से 499 मान लो खत्म हो गए, एक बचने का तो चांस होगा। इसलिए इस चांस की वजह से नेचर ने ऐसा कुछ सिस्टम दिया है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो इस जीव में भी जिसमें बाहरी निषेचन हो रहा है और उसमें भी एक ही अंडे आए, एक ही स्पर्म आए, और उसको कोई खा ले, तो फिर खतरा है इस तरह की प्रजाति की स्थिति ही खराब हो जाएगी, इसकी जनसंख्या ही खत्म हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए नेचर ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, ठीक है ना। तो ये लास्ट में क्या लिखा है कि अंड कोशिकाओं और शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है यहाँ पे, ताकि उनमें से कुछ तो निषेचित किए करे, कुछ तो फर्टिलाइज हो, क्योंकि यहाँ खतरा ज्यादा है। दैट्स वाई ये थाउजेंड्स की संख्या में रिलीज करते हैं, ठीक है ना। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? हाँ, बन सकता है। हमने अपने बारे में भी देखा, इंसान के बारे में भी देखा कि जो जाइगोट है, ये जिसको हम युग्मक कहते हैं, ये सेल ही तो है। ये सेल डिवीजन नाम का प्रोसेस होगा, इससे आगे एम्ब्रियो बनेगा, और यही एम्ब्रियो आगे बेबी बनेगा। तो बेबी का विकास, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट साइकिल कहते हैं। एम्ब्रियो से एक मैच्योर बेबी का विकास। जैसे आप देखो यहाँ पे, अभी मैंने क्या बोला था कि जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में बना। कहां बना? फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट इसको कहते हैं। फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हुआ। अब यहां से सेल डिवीजन शुरू हुआ, थोड़ा ये नीचे की तरफ गया, ये देख रहे हो, 1 से 2, 2 से 4 सेल बन रहे हैं। अब ये कुछ समय के बाद
इस खास जगह पे ये जो यूट्रस है यहाँ पे एम्बेडेड होगा, एम्ब्रियो का एम्बेडमेंट होगा। सही से हो गया। तो ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बेसिकली उसका विकास यूट्रस में होता है, निर्माण जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब में होता है, और इसके विकास की पूरी एक प्रक्रिया है। तो भ्रूण से पूरी तरीके से एक बेबी का विकास होता है, और उस क्रम में उसमें काफी समय लगता है, और तब जाकर के पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है। तो ये जो यहाँ पे शब्द लिखा है ना कि भ्रूण का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें छोटी सी संरचना एक मेच्योर विकसित संरचना में समय के साथ विकसित होता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है वो विकसित होकर पहले भ्रूण में परिवर्तित होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कहाँ गया, ये देख लो, ए जाइगोट, आगे भ्रूण बना, और फिर ये भ्रूण यहाँ पे स्टैब्लिश्ड होगा यूट्रस में। तो ये बात यहाँ पे लिखी है। अब युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोलों में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं ग्रुपिंग करने लगती है और विभिन्न उत्तकों और अंगों में परिवर्तित होती है, और इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। तो जो जाइगोट था फेलोपियन ट्यूब में बना सिंगल सेल, अब ये डबल, फिर डबल से और भी ज्यादा सेल्स बनने लगते हैं, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। फिर धीरे 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 ये एम्ब्रियो बन जाते हैं, और ये एम्ब्रियो आगे विकास के लिए यूट्रस में स्टैब्लिश्ड होंगे। तो ये बात यहाँ भ्रूण तक कही गई है, और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर के विकास के क्रम को आगे बढ़ाता है, और यूट्रस या गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न अंग विकसित होने लगते हैं यूट्रस में, हाथ, पैर, सिर, आंख, कान, ये सब, मतलब बेबी यही बनेगा। और कहते हैं कि भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है, यूजुअली जाइगोट, देन एम्ब्रियो, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, भ्रूण, देन फीटस, और यही फीटस बेबी बन जाता है। तो कोई पूछे एम्ब्रियो और फीटस में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे एम्ब्रियो का विकास का अगला चरण फीटस होता है, यानी एम्ब्रियो की वो अवस्था जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स विकसित होने लगते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। यानी एम्ब्रियो तो कैजुअल छोटी संरचना है, और उसी के विकास का क्रम आगे जब बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि उस एम्ब्रियो की सभी शारीरिक संरचना, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब पहचान में आने लगते हैं, उसी को गर्भ कहते हैं, फीटस कहते हैं। और फिर वो विकास की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो वो फिर चलती रहती है। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस सिंगल सेल से शुरू होता है, और इस तरीके से एक मेच्योर बेबी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो जाइगोट, एम्ब्रियो, और क्या था, फीटस, देन बेबी, ये सीक्वेंस याद रख लेना। और एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वो लास्ट लाइन जो मैंने बोला था। और फिर यहाँ से बॉडी से ये बाहर आता है अपने टाइम को पूरा करने के बाद। तो इस तरीके से प्रजनन की प्रक्रिया इस रूप में आगे बढ़ती है। तो फिलहाल एक पार्ट तो हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन कुछ प्रश्नों को अभी डिस्कस करना है। बट प्रश्न तो तभी मैं पूछूंगा जब आप मुझे कंफर्म करोगे कि आप लोग सेशन को लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइक करो, शेयर कर रहे हो, कर सकते हो तो कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और सबसे बड़ा काम क्या है पता है, चैनल सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब का सीधा बटन दबा देना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है। इस चैनल पे जो भी एक्टिविटी होती है उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी, और चैनल की ग्रोथ के लिए भी तो जरूरी है ना, आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। अब पैसे थोड़ी लगते हैं सब्सक्रिप्शन में, तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। जो नए लोग हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, और जिन्होंने कर लिया है अच्छा कर लो आप, ठीक है ना। तो आप जरूर ये काम कर लेना, और ये काम करो ना करो लेकिन इसका जवाब दो। जनन प्रक्रिया संबंधी शब्दों के कुछ सेट दिए गए हैं, गलत समुच्चय वाले सेट को चुनिए। Sets of reproductive terms are given below. Choose the set that has an incorrect combination. ठीक है ना। तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन वाला केस क्या है, शुक्राणु, वृषण, शुक्रवाहिनी, मतलब कोई एक गलत तरीके से लिखा हुआ है। जैसे हो सकता है कि एक ऑप्शन में सारा मेल पार्ट हो, और किसी ऑप्शन में एक दो मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट डाल दिया हो। गलत वाला चुनना है। देखो
जैसे स्पर्म मेल पार्ट है, टेस्टिस भी मेल ग्लैंड है, स्पर्म डक्ट भी है, ये अब मुझे ठीक ही लग रहा है, पेनिस, ये सब मेल पार्ट है, तो ये तो गलत हो नहीं सकता है। अगर इसी में मान लो ओवेरी डाल देते तो वो गलत सेट हो जाता है। देखो मेंस्ट्रुएशन महिलाओं से संबंधित है, ठीक है ना, एग ये भी महिलाओं से संबंधित है, ओविडक्ट, यूट्रस, ये सब फीमेल पार्ट है, फीमेल से संबंधित, तो ये मुझे गलत नहीं लग रहा है, गलत वाला चुनना। देखो स्पर्म, ओविडक्ट और एग, ये मुझे अभी एग और यूट्रस ये फीमेल है तो ये मेल है, मेल फीमेल को दोनों को मिला दिया, तो ये अभी गलत लग रहा है, क्योंकि ओवल्यूशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस ये फीमेल का प्रोसेस है। आपको पता है ओव्यूलेशन मतलब जो ओवेरी से एग, मैच्योर एग रिलीज होता है ना हर महीने, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, तो ये फीमेल में होता है, मेल तो होता ही नहीं। और एग सेल तो फीमेल की खासियत है, ओविडक्ट फीमेल, यूट्रस फीमेल। लेकिन सी में क्या है कि ये दोनों मेल वाला है और ये दोनों फीमेल वाला कर दिया, तो गलत सेट तो सी ही होगा, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी विकल्प के साथ होगा। दूसरा, मानवों में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है? इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन विच पार्ट? ठीक है ना, ओवेरी, टेस्टिस, ओविडक्ट, यूट्रस, ठीक है ना। तो हमने देखा ये जो इन ह्यूमंस है, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग जो है, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जो जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से आगे बेबी बनेगा, ठीक है ना। तो जाइगोट बनने की प्रक्रिया तो चलो ठीक है, वो ओविडक्ट में होता है, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है, ये वाला जो केस है जो अभी 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 हमने देखा, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का विकास कहाँ होता है? ठीक है, ये तो यूट्रस में ही होगा, डेवलपमेंट की अगर बात होगी तो। अगर फेलोपियन ट्यूब में ही विकास होने लगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, तो यूट्रस यानी कि ये विकास होता है, ये अच्छा खासा टाइम यहाँ पे लगता है। तीसरा है, मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या होता है? तो सही क्रम क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन मतलब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, या पहले एम्ब्रियो फिर जाइगोट? अब देख लो, ये अभी अभी हमने बात की है, पहले मेल और फीमेल में गैमेट और ओवम बनेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन तो पहला स्टेप है, उसके बाद गैमेट फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये फर्टिलाइजेशन है, ये गैमेट फॉर्मेशन है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वही आगे आगे एम्ब्रियो बनेगा और वही आगे बेबी बनेगा, तो सही क्रम क्या है? गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, ए वाला सही है, क्योंकि बाकी सब उल्टा पुल्टा लग रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेट फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। और जाइगोट से पहले एम्ब्रियो का निर्माण नहीं, पहले जाइगोट फिर एम्ब्रियो और फिर बेबी, मतलब एम्ब्रियो के बाद फीटस भी होता है, उसके बाद बेबी होता है, तो ये सब तो अभी हमने देखा है। जिन प्राणियों में बाहरी निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं, अभी अभी हमने देखा कि एनिमल एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, पिक द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब सैकड़ों की संख्या में गैमेट बाहर ओपन एनवायरनमेंट में क्यों छोड़ा जाता है, एक ही एग क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अभी अभी इसकी बात हमने की है पहली बूझे की जरिए, तो इसका उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? प्राणी छोटे आकार के होते हैं और बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करना चाहते हैं, ये कारण है। द एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, या पानी में भोजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है इसलिए जितना मन करे उतना छोड़ दो, या निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं, या जल बड़ी संख्या में युग्मनक बनने को प्रोत्साहित करता है। देखो चांस क्या है, किसी के डूबने का, किसी के दूसरे जानवर के शिकार बनने का चांस है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर गैमेट रिलीज होगा तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे, अगर एक ही दो रिलीज होगा तो नो चांस। टू इंश्योर द बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बेहतर अवसर उपलब्ध हो, ये सबसे लॉजिकली करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर यही होगा। और इसी के साथ ये सेशन डन है, इसका पार्ट 2 मैं आगे करवाऊंगा अगले सेशन में, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है तो बहुत सारे पार्ट्स इसमें हम लोग करेंगे, 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। और
फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय।